This video is going to be a complete guide on how you can get into a consulting firm. Who am I to tell you this? Hi guys, my name is Ritik Melawat. I worked as an analyst in Bain & Company, which is one of the toughest consulting firm to get into. And ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत exceptionally grades थे, around 70 to 71% मेरे grades आए थे. And ऐसा भी नहीं है कि मैं IIT IIM से हूँ, but still I was able to get into one of the world's top consulting firm because मैंने वो skill set सीखे थे. मेरे को कुछ guidance मिली थी बाकी लोगों से, जिसकी वजह से मैं Bain & Company जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक कर पाया. एंड आज की इस वीडियो में यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम अ कंसल्टिंग फर्म, व्हाट आर द स्किल सेट दैट यू हैव टू डेवलप, वो कौन सी मिस्टेक है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है. एंड अगर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होता है तो आपको इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है. तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए, कंसल्टिंग इन बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड. Also, I run Analyst Club, which is India's biggest business analyst community, and इस पे अभी फिलहाल एक ऑफर चल रहा है. If you use my coupon code HM10, you can get 10% off. Right? This is only valid till 10th of May. एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप analystclub.in पर भी जा सकते हो. तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मैंने इस कंसल्टिंग फर्म को कैसे क्रैक किया, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वो कौन से स्किल सेट सीखने हैं एंड वो कौन सी चीजें करनी है अगर आप एक कंसल्टिंग फर्म में जाना चाहते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं, हाउ डू यू एक्चुअली गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम दीज कंसल्टिंग फर्म्स. देखो, इसके लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग रखनी पड़ेगी. बेसिकली ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपलर पार्ट्स. आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर आपको एक कंसल्टिंग फर्म से ऑफर लेटर मिलता है तो आप में कुछ स्पेशल है. आप उन बाकी सारे कैंडिडेट से बेटर हो जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे. आप में वो स्किल सेट, कैपेबिलिटीज या फिर वो एक्सपर्टीज है जो वो कंसल्टिंग फर्म ढूंढ रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे कैंडिडेट से ज्यादा क्वालिफाइड हो. जो लोग इंटरव्यू क्रैक करते हैं उसका मतलब ये है कि जो कंपनी वो स्किल सेट ढूंढ रही है वो स्किल सेट आपके अंदर है. इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉपर होने चाहिए या फिर आप टॉप कॉलेजेस से होने चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि जो स्किल सेट वो ढूंढ रहे हैं वो स्किल सेट आप में है एंड वो मैच हो गए हैं, इसकी वजह से आपको हायर किया गया है. एंड आई थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूं, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, मैं टॉप IIM या फिर IIT से नहीं था, बट वो बस स्किल सेट मैच हो गए. मैंने वो सारे स्किल्स डेवलप किए जो इस कंपनी को चाहिए थे. और वैसे भी एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो सिर्फ इंटरव्यू की बात रह जाती है. फिर डिपेंड करते कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो उस इंटरव्यू में. एंड अगर आपके वो स्किल सेट मैच हो गए तो आपकी हायरिंग ऑलमोस्ट पक्की हो जाती है. तो वीडियो इसी बारे में है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो ताकि वो कंसल्टिंग फर्म को लगे कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इसी को हायर करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, ये जरूरी नहीं है आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, बट हाँ आप उस जॉब के लिए बेस्ट हो. अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको कौन सी वैल्यूज दिखानी कंसल्टिंग फर्म को या फिर वो कौन से स्किल्स दिखाने कंसल्टिंग फर्म को जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन होता है. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 3 ऐसी मिस्टेक जो कि लोग बहुत कॉमनली करते हैं, काफी ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है कंसल्टिंग फर्म में. सबसे पहला है, पीपल डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स. बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं तो इतना स्मार्ट ही नहीं हूं, मैं तो यार IIT से नहीं हूं, मैं तो IIM से नहीं हूं, ना मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, ना मैंने कुछ खास उखाड़ा है अपने कॉलेज में. तो बहुत लोग ना अपने आप को ही डीमोटिवेट कर लेते हैं. तो भाई आप इस चीज से ना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जैसे आप थिंकिंग रखोगे वो सारे एक्शन आपके इंटरव्यू में दिखाई देंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे इंटरव्यू में, नर्वस होगे, आपको लगेगा कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूं, तो वो सारी चीजें इंटरव्यूअर आराम से देख लेगा. भाई उनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है जो आपका इंटरव्यू लेते हैं. वो 1 सेकंड में पहचान लेते हैं कि कौन सा बंदा नर्वस है, कौन सा बंदा कॉन्फिडेंट है. तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई आई डिजर्व दिस जॉब, मेरे पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. तो इतना कॉन्फिडेंस लेकर आपको इंटरव्यू में जाना है. बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं शायद केस इंटरव्यूज में अच्छा नहीं हूं, मैं केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाता, या फिर मैं गेस्टिमेट्स में अच्छा नहीं हूं, तो काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं. बट लेट मी टेल यू, जितनी भी स्किल सेट है जो एक कंसल्टिंग फर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी आप आराम से सीख सकते हो. आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है. एंड हर एक स्किल सेट, इनफैक्ट हर एक स्किल सेट वर्ल्ड में सीखा जा सकता है, चाहे वो कंसल्टिंग फर्म के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए हो या फिर किसी भी और जॉब के लिए हो. आपको सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पर फोकस करना है एंड आप हर एक स्किल सेट सीख सकते हो. अब वो कौन सी स्किल सेट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, इसके बारे में तो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं. बट आपको बस अभी ये समझ लेना है कि हर एक स्किल सीखी जा सकती है. बस आपको एक प्रॉपर फीडबैक चाहिए होता है, एक ढंग की रिसोर्स चाहिए होती है, एंड आप हर एक स्किल सेट सीख सकते हो. फिर चाहे वो केस स्टडीज को सॉल्व करना हो, गेस्टिमेट्स को सॉल्व करना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो बस आपको राइट रिसोर्सेज चाहिए एंड आप वो सारे स्किल सेट डेवलप कर सकते हो. सेकंड पॉइंट इज, बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं टॉप कॉलेज से नहीं हूं, मैं टॉप IIM से नहीं हूं या फिर टॉप IIT से नहीं हूं, तो इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में मेरा कैसे सिलेक्शन होगा. देखो, बात तो सही है कि अगर आप एक टॉप कॉलेज से नहीं हो तो एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में, मैकेंजी, बेन, BCG में, इन टॉप फर्म में
घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपको एक फ्रेशर से ज्यादा टाइम लगे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक बंदा टॉप कंसल्टिंग फर्म में जा सकता है। जो अच्छे कॉलेज से होगा वो शायद थोड़ा जल्दी चला जाए, बट जो मीडियम कॉलेज से होगा, टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से होगा, उसको हो सकता है थोड़ी और जगह जॉब करनी पड़े, 2-3 साल कहीं और एक्सपीरियंस लेना पड़े, एंड उसके बाद वो टॉप कंसल्टिंग फर्म में जा सकता है। जब मैं बेन में काम करता था तो मेरे जो कोलीग्स थे, काफी सारे लोग टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेज से भी थे। हो सकता है वो फ्रेशर ना हो, उनको 2-3 साल का कहीं और एक्सपीरियंस लेना पड़ा हो, बट हाँ फाइनली वो टॉप कंसल्टिंग फर्म में आ ही गए थे। और वैसे भी देखो यार, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना, तो सब बराबर है। इंटरव्यू में हर एक बंदा बराबर है, फिर चाहे वो IIT, IIM या फिर टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से हो। एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको सिलेक्ट करते हैं। और वैसे भी अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो आपकी मोटिवेशन तो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। जो अच्छे कॉलेज से उनसे तो डबल मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए हार्ड वर्क करने का। और वैसे भी जब तक आपके पास वो राइट स्किल सेट है एंड आप उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, तो भाई कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड चीज है कि बहुत लोगों की थिंकिंग होती है कि भाई एक बार मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, एक बार मैं केस स्टडीज, गेस्टिमेट, सारे सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन जाऊं, उसके बाद ही मैं कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करूंगा। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपको 70-80% नॉलेज है, अगर आपके पास 70-80% स्किल्स भी है, तो आप बाकी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। वहां पर देखो, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। जब आप अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपकी गलतियां हैं, क्यों आप कहां पर वीक हो, कहां पर आप नर्वस होते हो। तो विद प्रैक्टिस ही आप इंप्रूव कर पाओगे। इनफैक्ट बेन का इंटरव्यू देने से पहले मैंने 5-6 और कंपनीज में अप्लाई किया था, उनके इंटरव्यूज दिए थे, वहां से मैं रिजेक्ट हुआ था। एंड तब मेरे को समझ आया था कि अच्छा, इंटरव्यू में ये चीजें बोलनी पड़ती है, ये चीजें नहीं बोलनी पड़ती, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। और मैं भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था उन 5-6 इंटरव्यूज के बाद। एंड जब मैंने बेन का इंटरव्यू दिया तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाया था, एंड मेरे को समझ आ गया था कि कैसे इंटरव्यूअर के साथ डील करना पड़ता है। और भाई प्रॉपर रेडी तो आपको कभी भी फील नहीं होगा। आप 100 केस स्टडीज या फिर 100 गेस्टिमेट्स भी कर लोगे ना, उसके बाद भी कभी भी आपको फुली कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। तो उससे बेटर यही है कि थोड़ा बहुत सीख लो, 70-80% सीख लो, अप्लाई करना शुरू कर दो एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, क्योंकि वही फाइनली आपको काम आएगा। आप उन फेल्ड इंटरव्यू से ज्यादा सीख पाओगे रादर देन प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। तो भाई अप्लाई करना शुरू कर दो अगर आपके पास 70-80% भी स्किल सेट है तो। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से स्किल सेट है जो इन कंसल्टिंग फर्म को चाहिए, जिसके बेसिस पर ये लोगों को सिलेक्ट करते हैं। एंड स्पेशली उन लोगों की बात करेंगे जो कि जूनियर लेवल के लिए अप्लाई करते हैं या फिर फ्रेशर होते हैं, जिनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डीप नॉलेज नहीं होती। अब देखो, इससे पहले मैं आपको सारे स्किल सेट बताऊं, आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कंसल्टिंग फर्म में कि अगर आप एक जूनियर पोजीशन पर हो, अगर आप एक एसोसिएट या फिर एनालिस्ट हो, तो उनको सीधा पार्टनर के पास पहुंचा दिया जाएगा, उनको सीधा फाउंडर्स या फिर सीईओज के पास पहुंचा दिया जाएगा कि हाँ भाई, अब तुम डायरेक्टली इनकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ऐसे नहीं होता। अगर आप एक जूनियर पोजीशन पर होते हो तो आपको यूजुअली पीपीटी या फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर से मिलते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो एक्चुअल रिकमेंडेशन का काम है वो एक पार्टनर करता है, जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसके नीचे आप काम करोगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। आपको डायरेक्टली किसी फाउंडर या फिर सीईओ से बात नहीं करनी पड़ती, आप उस टीम में इन्वॉल्व होते हो, बट हाँ, जो भी डिसीजंस होते हैं एक पार्टनर लेता है जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और कंसल्टिंग फर्म में जाना चाहते हो तो ये 5 स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन्हीं के बेसिस पर एक कंसल्टिंग फर्म आपको सिलेक्ट करती है। आप देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपके पास इंडस्ट्री एक्सपर्टीज तो नहीं होता, तो ये 5 स्किल्स ही वो देखते हैं। सबसे पहला स्किल सेट जो एक कंसल्टिंग फर्म देखती है वो है इंटेलिजेंस या फिर स्मार्टनेस। अब वो एक्चुअली कैसे पता लगाते हैं कि कौन कितना स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट है, वो है थ्रू केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स। जब आप एक कंसल्टिंग फर्म के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज या फिर गेस्टिमेट्स पूछते हैं, एंड उससे वो देखना चाहते हैं कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आप कितने स्ट्रक्चर्ड हो, आप क्या सॉल्यूशंस देते हो उस बिजनेस प्रॉब्लम का। तो इससे आपकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस पता चलती है, एंड इसीलिए आपको केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कंसल्टिंग फर्म में जाना चाहते हो। इसके अलावा वो कभी कभार ग्रेड्स और आपका कॉलेज भी देखते हैं, उससे भी पता चलता है कि हाँ भाई, ये बंदा सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। अगर कोई बंदा IIT या फिर IIM से है तो मेरे को पता होगा कि वो हार्ड वर्किंग और सिंसियर होगा और थोड़ा बहुत स्मार्ट होगा कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी ग्रेड्स या फिर कॉलेज अच्छा है तब वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी ग्रेड्स और कॉलेज अच्छा नहीं है बट आपके स्किल सेट है, आपके पास वो जो उसको रिक्वायर्ड है, और आप केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तब वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली स्किल। सेकंड इज कम्युनिकेशन, क्योंकि कंसल्टिंग फर्म में आपको काफी सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, फिर चाहे वो आपका क्लाइंट हो या फिर आपकी टीम हो या फिर कस्टमर्स हो, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एंड ये स्किल वो टेस्ट करते हैं आपके इंटरव्यू के थ्रू। जब आप इंटरव्यू में उनको आंसर दे रहे होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कितने फ्लुएंट हो, आप अटक तो नहीं रहे,
तो ये सारी चीजें वो इंटरव्यू में टेस्ट कर लेते हैं। और अगर उन्हें रेज्यूमे से देखना कि कौन से बंदे की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो वो देखते हैं कि आपने किसी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है या फिर नहीं लिया, या फिर आप किसी डिबेटिंग सोसाइटी का पार्ट थे या नहीं थे, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हाईलाइट हो। तो ये चीजें भी आपको रेज्यूमे में डालनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। थर्ड इज आपकी पर्सनैलिटी। तो देखो, कंसल्टिंग फर्म ना एक फ्रंट एंड रोल है, वहां पर आपको काफी लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको बहुत काम करने पड़ते हैं, एक टीम में काम करना पड़ता है बेसिकली। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं भाई अपने अपने में ही रहूंगा। आपको एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी वाला बंदा चाहिए होता है कंसल्टिंग फर्म में। एक ऐसा बंदा जो क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करे, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझे, राइट। तो ये सारी चीजें भी वो इंटरव्यू में टेस्ट करते हैं। फोर्थ इज लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि कंसल्टिंग फर्म में आप किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ऐसी चीजें कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो लीडरशिप स्किल्स देखते हैं। अब लीडरशिप स्किल्स कैसे वो एनालाइज करते हैं, तो वो यूजुअली आपके रेज्यूमे के थ्रू करते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, अगर आप अपने कॉलेज में थे, आपको किसी फेस्ट के हेड थे, या फिर अगर आप प्रीवियस जॉब में आपने कोई ऐसी चीजें की है जो आप जिसके थ्रू आपकी लीडरशिप स्किल्स दिख रही है, या फिर वो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप टेल मी एनी इंसिडेंट वेयर यू वर अ लीडर। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस, जिसको फिट क्वेश्चंस कहा जाता है, ये पूछकर भी वो देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हैं कि आपके पास वो लीडरशिप स्किल्स है भी या नहीं। फिफ्थ इज अडेप्टेबिलिटी। देखो, जब आप एक कंसल्टिंग फर्म में काम करते हो ना, तो आप डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हो। तो हो सकता है 2 महीने में किसी फैशन इंडस्ट्री में काम करूं, 2 महीने में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करूं, 2 महीने में किसी और होटल मैनेजमेंट में काम करूं, ऐसी किसी कंपनी में काम करूं। तो विद टाइम आपके क्लाइंट्स, आपकी इंडस्ट्री, आपकी सिटीज, काफी कुछ चेंज होता है। तो अगर एक बंदा स्ट्रक्चर्ड होगा, जो एम्बिग्यूटी के साथ कंफर्टेबल होगा, तो उनको कंसल्टिंग फर्म बहुत जल्दी हायर कर लेती है। तो ये तो थी 5 क्वालिटीज जो एक कंसल्टिंग फर्म स्पेशली एक फ्रेशर में देखती है। अगर आपके पास एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, अगर आप 5-10 साल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, तो उस स्किल सेट के बेसिस पर वो आपको इवैल्यूएट करती है। बट अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आपने 1-2 साल ही जॉब की हुई है, तो ये 5 क्वालिटीज एक कंसल्टिंग फर्म देखती है आपको सिलेक्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कि अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है ना, अगर आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, तो आपको फिर कैसे बिहेव करना पड़ता है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एक कंसल्टिंग फर्म में सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। बट इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में। पहले तो यही बात कर लेते कि आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे कैसे। सबसे पहले है कि आपको एक बुलेट प्रूफ रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। अब एक बुलेट प्रूफ रेज्यूमे क्या होता है, तो देखो, अगर आपके हाई ग्रेड्स है, अगर आपके 90%, 80% है, तो उससे पता चलता है कि आप काफी सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो। देखो, ये अल्टीमेट क्राइटेरिया तो नहीं है। ये तो नहीं है कि भाई जिसके सिर्फ 90+ होंगे उनको ये लेगा, क्योंकि मेरे भी 70% ही थे। ये कोई अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो कंसल्टिंग फर्म को लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा हार्डवेयर और सिंसियर तो होगा। बट एक अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा भी और भी 100 चीजें जो देखते हैं वो एक बंदे को शॉर्टलिस्ट करने से पहले। तो देखो यार, अगर आप एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में जा रहे हो, अगर वो आपको 10, 15, 20, 25 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देखेंगे। किसी भी ऐरे गहरे बंदे को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो यूजुअली 3 से 4 चीजें देखते हैं। फर्स्ट इज गुड कॉलेज या फिर गुड जीपीए। सेकंड इज इंटर्नशिप, कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो आपने एटलीस्ट अच्छी इंटर्नशिप की होनी चाहिए। थर्ड इज प्रोजेक्ट्स, तो आपके रेज्यूमे में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपकी जीपीए अच्छी नहीं है, आपने अच्छी जगह इंटर्नशिप नहीं करी, तो एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड फोर्थ इज अवार्ड्स, कि आपने कहीं ना कहीं स्टैंड आउट किया है, आप किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, राइट। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने से पहले देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने ऑलरेडी ऐसी किसी कंपनी में इंटर्नशिप या फिर जॉब की हुई है जिसको उनकी रिक्वायरमेंट है, सपोज उनको हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, आपने ऑलरेडी किसी ऐसी कंपनी में काम किया हुआ है या फिर कहीं इंटर्नशिप की हुई है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, तो बहुत ही जल्द आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो डिपेंड करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपने कहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना वर्क एक्सपीरियंस जरूर रखना, उससे आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो, मैं कुछ आपको ऐसी फील्ड से टॉपिक्स बता देता हूं जहां पर आपके एक कंसल्टिंग फर्म में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट वन है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर आपने एक ऐसी इंटर्नशिप या फिर जॉब की है जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व थी, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। सेकंड इज मर्जर एंड एक्विजिशन। थर्ड इज ऑपरेशन एक्सीलेंस। फोर्थ इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। सिक्स्थ इज प्राइवेट एंड इक्विटी। सेवेंथ इज सस्टेनेबिलिटी। तो ये 6 से 7 टॉपिक्स है। अगर आपने इन जगहों पर इंटर्नशिप या फिर जॉब की हुई है, तो आपके एक कंसल्टिंग फर्म में सेलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके साथ साथ मैं कुछ इंडस्ट्रीज भी बता देता हूँ जहां पर अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है फिर इंटर्नशिप है तो तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसल्टिंग फर्म में होने के। तो 5 इंडस्ट्रीज बता देता हूँ। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज है बट ये 5 मेजर इंडस्ट्रीज है। फर्स्ट इज एरोस्पेस एंड डिफेंस, सेकंड इज एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड इज एग्री बिजनेस, फोर्थ इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिफ्थ इज हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। तो ये 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर अगर आप हो तो बहुत हाई चांसेस हैं आपकी कंसल्टिंग फर्म में जाने के। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज होती है बट ये 5 मेजर इंडस्ट्रीज हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर जो कि रिक्वायर्ड है अगर आपको एक कंसल्टिंग फर्म में इंटरव्यू चाहिए, एंड वो है रेफरल। भाई रेफरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली बहुत इजी बना सकता है। तो रेफरल मांगने से बिल्कुल भी मत डरो। लिंक्डइन पर लोगों को अप्रोच करो, अपने कॉलेज एल्यूमिनाइज को अप्रोच करो, अपने रिलेटिव्स को अप्रोच करो, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को अप्रोच करो, उनसे रेफरल मांगो। क्योंकि कंसल्टिंग फर्म में अगर आपको रेफरल मिल गया है एंड अगर आपके पास राइट स्किल सेट एंड आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग है तो 110% आपको जॉब मिल जाएगी। ईजी नहीं होता टॉप कंसल्टिंग फर्म में जाना बट डेफिनेटली अगर आपके पास राइट स्किल सेट, अच्छा रेज्यूमे और एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है तो भाई हो जाता है सबका। तो भाई यही 3 चीजें हैं जिसके थ्रू आपको एक इंटरव्यू मिल सकता है कंसल्टिंग फर्म में। वो है एक अच्छा रेज्यूमे, राइट स्किल सेट एंड एक रेफरल। अगर ये 3 चीज है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। एंड एक और चीज है कि ये मत समझना कि मैं सिर्फ टॉप कंसल्टिंग फर्म में अप्लाई करूंगा, मैं सिर्फ बेन, मैकेंजी, बीसीजी इनमें अप्लाई करूंगा। हर एक कंसल्टिंग फर्म में अप्लाई करो। अभी स्क्रीन पर आपको सारे कंसल्टिंग फर्म्स के नाम दिख जाएंगे, आप इन हर एक कंसल्टिंग फर्म में अप्लाई करो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हो जाए तो बढ़िया, अगर आप फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हो तो हो जाए तो बढ़िया है, बट इसके अलावा आपको एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने आप इंटरव्यूज दोगे, जितनी कंपनीज में इंटरव्यूज दोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड फिर आप एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में जब अप्लाई करोगे तो विद दैट एक्सपीरियंस आपके काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं एक जॉब पाने के। अब बात करते हैं कि हाँ भाई मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, मैं फाइनली इंटरव्यू देने जा रहा हूँ कंसल्टिंग फर्म के, तो वो कौन सी चीजें जो आपको करनी चाहिए जिससे आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट करोगे। तो देखो ये 2 ही चीजें हैं जो कंसल्टिंग फर्म देखती है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो। सबसे पहला है केस स्टडीज या गेस्टिमेट। तो बिजनेस केस स्टडीज जो कि मैं काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप और भी वीडियोस देख सकते हो मेरी, उसमें मैंने बताया कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होती है केस स्टडीज। तो वो चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड दूसरी चीज है गेस्टिमेट्स। तो गेस्टिमेट्स भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी केस स्टडी सॉल्व कर दिया, फिर गेस्टिमेट सॉल्व कर दिया, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कंसल्टिंग फर्म में जाने के। एक कंसल्टिंग इंटरव्यू में 30 से 40 मिनट तो भाई केस स्टडीज और गेस्टिमेट्स ही चलते हैं, उनको ही आप अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो भाई शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और चीज का ध्यान जो आपको रखना है वो है आपका बिहेवियर। जब भी आप इंटरव्यू में होते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी भी देख रहे हैं, आपको फिट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज जॉब फॉर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अ कंसल्टिंग फर्म। अगर आप एक इंजीनियर हो तो व्हाई आर यू शिफ्टिंग टू कंसल्टिंग फर्म। तो ये टाइप की फिट क्वेश्चंस भी वो काफी ज्यादा पूछते हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी का उनको पता चले, क्योंकि आपको एट द एंड किसी क्लाइंट या फिर किसी सीईओ फाउंडर को ही फेस करना है, तो वो आपकी पर्सनालिटी भी देखना चाहते हैं। तो आपको काफी फ्रेंडली स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ही वो इंटरव्यू देना है और अच्छे से अपने केस स्टडी और गेस्टिमेट को सॉल्व करना है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि यार अपना फोकस, अगर आपको कंसल्टिंग फर्म में जाना है तो अपना फोकस सिर्फ कंसल्टिंग फर्म पर रखना, किसी भी और चीज से इन्फ्लुएंस मत होना। बहुत लोग देखते हैं कि भाई गूगल भाई 50 लाख का पैकेज दे रहे हैं तो मैं टेक में चला जाता हूँ, मैं कोडिंग सीख लेता हूँ। बहुत लोगों का हो रहा है कि भाई वॉल स्ट्रीट पर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेगा तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चला जाता हूँ। बट अगर आपको एक कंसल्टिंग फर्म में जाना है तो सिर्फ कंसल्टिंग पर ही अपना फोकस रखना। एंड जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उन पर ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंसल्टिंग फर्म या फिर बिजनेस एनालिस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में मेरे को बता देना। ओके, थैंक यू, बाय।